कि अभी जो इस वक्त हालात हैं, मैं वापस उस पे SIFC के चले, आप काम से मुतमईन नहीं होंगे या आपका एक डिफरेंट मौक़िफ़ होगा, वो अपनी जगह पे, वो आपका हक़ है एक अलग मौक़िफ़ रखना। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं इस पे आपसे पूछूं कि हम पॉलिटिकल फोर्सेस को देखते हैं तो आपस में उनकी चपकलिश बढ़ती चली जा रही है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। आप लोगों की तरफ से ख्वाहिश का इजहार किया गया, खान साहब ने भी जब ये बात की कि मैं तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, वो 3 रुकनी टीम भी उन्होंने इसी वजह से बना दी। वो बात अब पॉलिटिकल फोर्सेस से तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जैसे खुद कहा कि वो तो पपेट्स हैं या वो तो इलेक्टेड ही नहीं है। इख्तियार जहाँ है वो आप कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के पास है, बात होगी तो उनसे होगी। लेकिन अगर वाकई फिर आप डायरेक्ट आर्मी चीफ की तस्वीरें लगा के डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर देंगे तो फिर कैसे बात होगी? अच्छा, मैंने वो अभी तक तस्वीर देखी नहीं है, लेकिन मैं आपको आपके पिछले PTI के सोशल मैं उसके ट्विटर हैंडल पे लगी हुई है। आज फील्ड में ज्यादा रह गया, बट आई सेड दैट मैं आपको एक और बताता हूँ। खान साहब ने पिछले जुमे वाले दिन मीडिया के लोगों को एक बात भी कही थी, शायद आपके चैनल ने भी रिपोर्ट किया हो। जी उन्होंने कहा मैं एक लेटर लिखने के तैयार हूँ आर्मी चीफ को, जिसमें इन जी द बिल्कुल। लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान मैं उनसे फेडरेशन की बात करूंगा कि इस वक्त फेडरेशन कमजोर हो रहा है। फेडरेशन की इकाइयों में जो डिसरप्शन है या इस वक्त जो इंस्टेबिलिटी आ रही है, कोटिंग कश्मीर एंड बलूचिस्तान, उन्होंने कहा जी इस वक्त देयर इज रूम फॉर डायलॉग, इस वक्त बात करने की जरूरत है, चीजों को थोड़ा कूल डाउन करने की जरूरत है। मतलब उसके बाद हमें क्या जवाब मिला? बाय द वे, वेरी फ्रैंकली, आप क्या समझते हैं? जो रऊफ हसन साहब के इशूज हैं और बहुत सारे इस गवर्नमेंट में, अगर हमारा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अपने आप को सेफ फील नहीं करता, दिन दिहाड़े किसी निजी चैनल के बाहर उसके साथ जो कुछ किया गया सारी दुनिया ने देखा, और अगर अगले दिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आता है, रात को आगे हमारे दफातर गिरा दिए जाते हैं। मतलब हमें इस वक्त की गवर्नमेंट क्या मैसेज दे रही है? तो किससे बात हो सकती है? क्या उधर से कोई सॉफ्ट सिग्नल आ रहा है? नॉट एट ऑल। तो फिर आप क्या समझते हैं कि हम सिर्फ मार खाने के लिए बैठे रहेंगे? दोनों मतलब तरफ से आप ही नहीं आ क्या रहा, दोनों तरफ से मामलात बहुत रिजिडिटी दिखाई जा रही। कहीं ना कहीं पे हमें मौका दें, कम से कम हम रोन तो सकें अपने हिसाब से भी। अच्छा, दोनों तरफ, मैं तो कह रही हूँ दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रही। एक बड़ा रिजिड मौक़िफ़ जो है वो चल रहा है, तो ऐसे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। ये बताइए, एक अगर पॉलिटिकली बात करें तो अभी एक पिछले दिनों अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी थी, परवेज़ इलाही साहब की रिहाई। अब वो परवेज़ इलाही साहब के बाद हमाद अजहर साहब आके उनको कहा गया कि जनाब खान साहब ने मुझे कहा है कि रूपोशी ख़त्म कर दें। मियां असलम इकबाल साहब आते हैं, उसके बाद फिर शायद दोनों जो है मंजर आम से गायब हो गए। सो परवेज़ इलाही के अचानक रिहाई के बाद इनका मंजर आम पर आना, इस पे लोग सवाल उठा रहे हैं, हुकूमत उनके इत्तेहादी सवाल उठा रहे हैं। इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? अच्छा, खैर इसकी कोइंसिडेंस तो हो सकता है, क्योंकि परवेज इलाही की जो जमानत की खबर थी उनकी, वो हमारे लिए भी एक न्यूज थी। शाम के टाइम 6-7 बजे आए और अचानक उनको जमानत मिली, एंड आई एम सो हैप्पी कि इतनी बुजुर्ग 75 साल का एक शख्स पिछले एक बिल्कुल। साल से बिला वजह, मतलब है पॉलिटिकल केसेस थे ना, कोई दहशतगर्द तो नहीं था, आखिर वो निकल है, तो हमारी बहुत खुशी की खबर थी। ऑब्वियसली ये जो हमाद अजहर का मैसेज है, काफी अर्से से खान साहब ने कहा हुआ था कि पंजाब की लीडरशिप को बाहर आना चाहिए, तो ही थॉट इट्स अ बेटर टाइम कि एवरीबडी इज आउट, तो मैं भी आ जाऊं। लेकिन आप ये देखें, हमाद अजहर कोई दहशतगर्द है? यानी कि अचानक वो आके दफ्तर आके कहता है कि मैं बाहर आ गया, और बाहर पूरी पाकिस्तान इस्लामाबाद की पुलिस को गिरफ्तार करने आ जाती। चले, मैं समझता हूँ आपने कहा जी उसमें पर्चे होंगे या जमानत नहीं, आपके मुताबिक नहीं, तो क्या आप उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेंगे? नहीं करेंगे ना, हमें पता है उसको कहाँ पेश करना है आपने, और उसके बाद उसके साथ क्या होना हमें पता है, उसके साथ क्या होना है। तो ये सारी चीजें मतलब ऑटोमेटिकली क्या ये सवाल रेस नहीं करती? यानी हमाद अजहर और असलम इकबाल अगर निकल के बाहर आना चाहे तो नहीं निकल सकते, क्योंकि पाकिस्तान में उनको कहीं पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ जाएगी। तो ये वो चीजें जो सवाल रेस करती है पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर। जुडिशरी से जब हम रिलीफ लेने जाते हैं तो उसके बाद उनके साथ जो हो रहा है वो आप देख रही हैं। 6 जजेस के खत के बाद वो 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होना, फिर उसके बाद अतात आरड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आना, फिर मियां नवाज शरीफ का सेंट्रल वर्किंग कमेटीज में जजेस को, अदलिया को रगड़ के रख देना, और फिर हमारे सेनेट का सेशन, एक खास सेशन बुलाएगा पूरी अदलिया को जवाब देने के लिए, खास सेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। और फिर वहां पे जो तकरीर की गई, जजेस के नाम ले लेके उनको करेक्टर असैसिनेट किया गया, ये दुनिया में कहां पे होता है? यानी कि उनके फैसलों पे तनकीद नहीं है, उनकी शख्सियात पे तनकीद है। अच्छा। तुमने ये कहा, ओके। तुम की आवाजें आ रही थी। मैं तो हैरान था, ये पाकिस्तान में ये जो तनाव है, ये इदारों के साथ जो तनाव है, इसी किस हद तक जा सकता है, ये तो पहली दफा पाकिस्तान में इसका देखा। नुकसान रियासत को और अवाम को और किसी को नहीं है। मुझे बताइए और नब्बास साहब, एक आखिरी सवाल कि आपने जो चीज़ें अभी कही कि हमें पता है कि ये अगर होगा तो इसको कहाँ पेश किया जाएगा, ये होगा तो इसका आखिर अंजाम क्या होगा,
अब अगर माजी को भी रख के सामने चलें, क्योंकि हक़ाइक़ सामने रखेंगे तो ही तस्हीह हो सकती है। माजी में भी दूसरी तरफ से नून लीग का, चले मैं नाम लेकर कहती हूँ, वो कहा करते थे, और उस वक्त 2018 के इंतखाबात से पहले ये हो रहा था उनके साथ, उनके लोग जो टिकट लेते थे वो गायब हो जाते थे, या उनको कहा जाता था कि तुम आज़ाद हैसियत में लड़ो, या पार्टी को कहा जाता था कि इनको टिकट ना दो। इस किस्म की चीज़ें उस वक्त हो रही थी, ये आज हो रही हैं। ये दो जमातें जिनके साथ आपका इख्तलाफ है सियासी, वो ये कहती हैं कि हमने बहुत चीज़ों से सीखा, और शायद उस वक्त जब मोहतरमा जिंदा भी थी तो हम लोगों ने ये एक चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी किया। इस वक्त अगर सियासी जमातें नहीं सीखेंगी इस चीज़ से, मैं आपकी जमात की बात कर रही हूँ, तो फिर मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या वाकई आपको लगता है कि किसी नए मिसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत है इस मुल्क को? अच्छा, मिसाक जमहूरियत नई की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रैशनल चाहिए, थोड़ा सा सैनिटी चाहिए, विजडम चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको जैसे पहले कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना, हम तो इस वक्त रिसीविंग एंड पे हैं। जो बेनिफिशियरी हैं सिस्टम के, ये तो उन्होंने सबक सीखना है कि जब आप वन पेज पॉलिसी भी जाके मजे लेना शुरू करते हैं ना ताकत में आके, तो बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, फेडरेशन की बंदर बांट आपस में करने के बाद जब आपको ताकत का मजा आ रहा होता है, तो आपने सोचना है कि इस मजे के बाद तकलीफ भी आनी है। हम इस वक्त तकलीफ में हैं, ये लोग मजे ले रहे हैं। हमारा टाइम उस वक्त था जब हम हुकूमत पे थे। क्या ये लोग रियलाइज कर रहे हैं कि इसके बाद जब जब कभी ये हम पे मेहरबानी शुरू होगी और हम दूसरी साइड पे बैठे होंगे और ये तो रिसीविंग एंड पे अनएंडिंग एक चीज चलती रहेगी, जो हुकूमत में आएगा वो दूसरे पे तो जुल्म इन्होंने करेगा, जो तो अपोजिशन में जाएगा वो आज रोएगा। हाँ, तो आज शादी बीबी इन्होंने कदम बढ़ाना है। दे हैव टू टेक इनिशिएटिव। इफ दे थिंक ये इस वक्त हमारे साथ बात करने को तैयार है, इनको अपनी सिग्नल दिखाने पड़े, लेकिन वो इतने बेचारे कमजोर हैं। देखिए, अगर वो हमारे साथ तय करते हैं तो इनको लूज करना पड़ेगा। देखो, इस वक्त वो सब कुछ अपने पास रखे बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। आर दे विलिंग टू डू इट? नंबर वन। नंबर टू, जो इनको ताकत, जो एक पावर सपोर्ट मिल रही है, अगर इन्होंने उनकी मर्जी के बगैर हमारे साथ कोई बात करने की कोशिश की तो वो सपोर्ट खींची भी जा सकती है। वो कहते हैं ना, प्रिजनर्स डायलेमा भी हो सकता है इनके साथ। तो आई डाउट इट, नाइदर दे आर इन अ पोजीशन नॉर दे प्रोबब्ली विलिंग टू डू इट। हमारे एंड पे कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो इस गवर्नमेंट में लोगों के बैठे हुए इन लोगों के पास है। आर दे विलिंग टू टेक अ स्टेप फॉर द लार्जेस्ट पाकिस्तान के वसीत मफाद में? आर दे विलिंग टू मूव एट? आई डाउटेड कि उनके पास भी ऐसी सोच है। हमने तो डंडे ही खाने, हमने तो जेलों में रहना, हमारे साथ और क्या हो सकता है?